विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। नमस्कार। इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन को नियंत्रित करने की, अपने जीवन को नियंत्रित करने की। अब हमारे जीवन का नियंत्रण तभी संभव है जब हम में आत्म अनुशासन हो। इसीलिए आज हम बात करेंगे आत्म अनुशासन और उससे जुड़े विषयों की। आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन के मुख्य घटक यानी फैक्टर्स क्या हैं? आत्म अनुशासन के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं और उन पर कैसे काबू पाया जाता है? आत्म अनुशासन आपको किस तरह खुद में कठिन परिवर्तन करने में और उस परिवर्तन को अपनाने में मदद करता है। और साथ ही जानेंगे आत्म अनुशासन से बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुशासन की बात करते हैं। आपने ये आवाज सुनी? और हाँ, ये सीटी, ये दोनों चीजें आपको किस चीज की याद दिलाती हैं? जी हाँ, अपने बचपन की। और अनुशासन ये हमारे बचपन से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनुशासन का पहला पाठ हम अपने बचपन में ही सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? स्कूल में। अब आपको ध्यान आया, स्कूल की घंटी, परेड ग्राउंड की सीटी, ये सारी चीजों से हम क्या करते थे? घंटी बजती थी, हम जाकर के लाइन में खड़े हो जाते थे। अनुशासन। परेड ग्राउंड में सीटी बजती थी तो सर की सीटी के ऊपर हम पीटी करते थे, कवायद करते थे, मार्च पास्ट करते थे। कितनी चीजें हमारी, कितनी यादें इनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये सारी चीजें अनुशासन से भी जुड़ी हुई हैं। तो बचपन में हमारा अनुशासन हमारे स्कूल में हमेशा हमारे साथ रहता था। उठते बैठते, परेड ग्राउंड में, कहीं पर भी, कॉरिडोर में, कहीं भी आप जाएं, हम अनुशासित रहते थे। फिर हम थोड़े बड़े हुए, जब हम 6वीं 7वीं में पहुंचे तो हमारे अंदर का एक वो जो रेबेल कहते हैं ना, वो जागरूक हुआ। हमें स्कूल का अनुशासन तोड़ने में मजा आने लगा। करते थे कुछ शरारती बच्चे, अनुशासित नहीं रहते थे। तब हमें पहली बार पता चला अनुशासन तोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद जब हम स्कूल छोड़कर कॉलेज में आए तो सबसे पहली चीज हमें क्या अच्छी लगी कॉलेज की? अरे, यहाँ बहुत मजा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, यानी यहाँ कोई अनुशासन पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि हर जगह का अनुशासन होता है, कम ज्यादा अलग अलग होता है। तो अनुशासन क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अनुशासन एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी रहता है, जिनका हम पालन करते हैं ताकि हम किसी लक्ष्य तक पहुंच सकें। किसी भी संस्था का या जहां भी कहीं हम काम करते हैं, आप ऑफिस कहें, घर कहें, स्कूल कहें, कॉलेज कहें, हॉस्पिटल कहें, हर जगह का अपना एक लक्ष्य होता है। स्कूल का लक्ष्य क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनके सर्वांगीण विकास में, उनकी उन्नति में उनकी सहायता करना। इसीलिए स्कूल अपने नियम बनाता है। हॉस्पिटल अपने नियम बनाता है क्योंकि उसका लक्ष्य है मरीजों को ठीक करना। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस का एक गोल होगा कि हमको सबको इस डायरेक्शन में काम करना है। कोई भी लक्ष्य हो सकता है, उसके लिए आपके ऑफिस के नियम रहेंगे। इतने से इतने घंटे काम करना, इन मशीनों पर काम करना, ये सारे नियम ही तो हैं जो हम हमेशा फॉलो करते रहते हैं। लेकिन हमें ध्यान में नहीं आता कि ये अनुशासन का एक हिस्सा है। हम अनुशासन को बहुत ही कम नजरों से देखते हैं। जहां हमें अनुशासन की बात आती है हम कहते हैं अरे बहुत बंधन में बंध गए, अच्छा नहीं लग रहा है। पर अंदर ही अंदर हम बचपन से हर जगह अनुशासन फॉलो करते रहते हैं। अब ये तो बात हुई अनुशासन की। आइए देखते हैं आत्म अनुशासन किसे कहते हैं, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आत्म अनुशासन को, ये अनुशासन का ही डेफिनेशन अगर हम खुद पर लगाएं तो क्या होगा? आत्म अनुशासन हमारे खुद के लिए बनाए हुए वो नियम हैं जिनका हम रोज पालन करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। सिंपल सी चीज है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने होंगे, और अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करने होंगे तो आपको उन तक पहुंचने के लिए एक नियम बनाने होंगे और उन नियमों का पालन करना होगा। यही है आत्मानुशासन। अब हमारे ये जो लक्ष्य है ना,
ये कैसे भी हो सकते हैं। हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य नहीं होता। हम बहुत बड़े ध्येय की यहाँ बात नहीं कर रहे, बड़े लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे-छोटे लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कल को मुझे अपनी हैंडराइटिंग सुधारना है, तो मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी हैंडराइटिंग सुधारूँगी। उसके लिए मैं क्या नियम बनाऊँगी? रोज़ 1 पन्ना बैठ कर के मुझे लिखाई करना है। अब जब इस चीज़ का मैं रोज़ अच्छे से पालन करूँगी, तो मेरी लिखाई सुधर जाएगी, यानी मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। इसीलिए इस स्लाइड पर जो लिखा है कि सक्सेस इट्स टन्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करके हमें सफलता मिलती है और आत्म अनुशासन से हम अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए आत्म अनुशासन सफलता का आधार है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में कितनी प्रेरणा है, आप में कितनी क्षमता है, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। अगर आप में आत्म अनुशासन नहीं है तो आपका सफल होना संभव नहीं है। आप उदाहरण देखिए, हमारे आसपास बहुत उदाहरण हैं। हम बहुत सारे क्रिकेटर्स की बात करते हैं कि अरे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि टैलेंट कई लोगों में है। किसी में आत्मानुशासन है, किसी में आत्मानुशासन नहीं है। बस उन दोनों की सफलता के बीच में यह अनुशासन ही तो खड़ा है। तो अब आप समझे आत्मानुशासन किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आत्म अनुशासन की हम शुरुआत कैसे करते हैं अपनी जिंदगी में? हम अपने लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं और उन नियमों का पालन करने से हमारे आत्म अनुशासन की शुरुआत होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम दूसरे लक्ष्य तय करते जाते हैं, अलग अलग लक्ष्य तय करते जाते हैं, तो हर लक्ष्य के लिए हम नियम निर्धारित करते हैं, हर लक्ष्य के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो आत्म अनुशासन एक प्रोसेस बन जाती है, एक प्रक्रिया बन जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ हमने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमें सफलता मिल गई, अब हमें आत्म अनुशासन की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे जीवन में हमेशा एक के बाद में एक लक्ष्य आते ही रहते हैं और हर लक्ष्य के लिए हमें आत्म अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो प्रक्रिया है आत्म अनुशासन की, इसमें आपको कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स फाइनली मिलते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए काम आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके रूल्स हों और वो किसी और पर अप्लाई ना करें, पर आप उन्हें खुद ढूंढते हैं कि अच्छा मैं अगर अच्छी मेहनत करूँगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए हो सकता है मैं सुबह उठ करके काम करूँ तो मुझे सुबह उठ करके मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी होती है। तो ये रूल्स आपने अपने लिए बनाए हुए हैं। हो सकता है यही रूल्स किसी और ने भी बनाए हो, तो आपको काफ़ी सारे बेसिक सेट ऑफ रूल्स मिल जाते हैं और अगली बार जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो आप इन रूल्स को बेस बनाते हैं, उसके ऊपर उस लक्ष्य के लिए जो रूल्स चाहिए रहते हैं वो बनाते हैं और उनका पालन करने लगते हैं। लेकिन आपको जब एक बार आत्म अनुशासन के जो नियम हैं उनका जब आपको पालन करने की आदत लग जाती है ना, तो वो एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। आत्म अनुशासन आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना होता है और इसके रास्ते में बहुत कठिनाइयां भी आती हैं। क्या है ये कठिनाइयां? हमारी अपनी आदतें जो हमें रोकती हैं और हमें पथभ्रष्ट करती हैं। लेकिन आत्म अनुशासन ही आपको सिखाता है कि कैसे इन बाधाओं को, इन रुकावटों को पार किया जा सकता है। आत्म अनुशासन कठिन अवश्य है, लेकिन इसके परिणाम इसके लिए की गई मेहनत और कठिनाइयों से ऊपर हैं। यह आपको एक सुखद एहसास दिलाता है कि आपका आपके जीवन पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। आप अपने से जो भी आशाएं रखते हैं, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। कितना सुखद एहसास है ये कि आप अपने से जो भी आशाएं करते हैं, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। इससे आपको यह विश्वास आता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, आत्म अनुशासन आपका सबसे भरोसेमंद सहायक है और मित्र है और ये आपको हर समय मदद करता है। तो चलते चलते आत्म अनुशासन के रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ और फायदे भी देख लेते हैं। परीक्षाओं का समय है, आपको समय के सही नियोजन की जरूरत है। आत्म अनुशासन आपको मदद करेगा। अगर आप पढ़ाई के समय फिल्म देखने जाना चाहते हैं, आत्म अनुशासन आपको रोकेगा। अगर भूख न लगी हो फिर भी आप चौथा पराठा खाना चाहते हैं, तो आत्म अनुशासन आपको ये करने से भी रोकेगा। यहाँ तक कि जब सुबह का अलार्म बजता है तो आत्म अनुशासन आपको जागने में भी मदद करेगा। आत्म अनुशासन आपसे वो सब करवाएगा जो आपके हित में है।
इसीलिए याद रखिए, आत्म अनुशासन आपका सबसे भरोसेमंद सहायक है और मित्र है। इसके पहले कि हम और आगे बढ़ें, चलिए खुद से एक सवाल पूछ लेते हैं। हमें कई बार अपनी ऐसी आदतों का एहसास होता है जो बदलने की आवश्यकता है। आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको बदलनी है या छोड़नी है, पर आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं? इसके लिए आपको कुछ समय दिया जाता है। आप इस पर विचार करें और इसका उत्तर लिखें। तो जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि आत्म अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों के मार्ग पर चलने के लिए कायम रखता है। वो इंश्योर करता है कि हम अपने लक्ष्यों के मार्ग पर चलते रहें, लेकिन साथ ही वो हमारी कुछ क्षमताएं भी मजबूत करता है जिनकी हमें इस मार्ग पर चलने के लिए ज़रूरत होती है। तो क्या है वो क्षमताएं? चलिए देखते हैं। पहली क्षमता है अपने भविष्य पर काबू करने की क्षमता। इसका उदाहरण देखते हैं। 10वीं के बाद आपको आगे पढ़ने के लिए विषय चुनने होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी कोई आपको विषय चुनने होते हैं। तो आप उस समय जब सोचते हैं तो आप कहते हैं, अरे नहीं, नीट की जो परीक्षा है, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो बहुत कठिन है और इससे ज़्यादा भी कठिन है मेडिकल की पढ़ाई। तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी क्यों उसके पीछे बर्बाद करूं? इसीलिए आप कोई आसान सा विषय चुन लेते हैं और उस आसान से विषय पर आप आगे पढ़ाई करते हैं और आप अपने भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन भविष्य में एक बार आपकी अपने एक मित्र से मुलाकात होती है जो कि अब डॉक्टर बन चुकी है और आप देखती हैं कि उसे काफ़ी सफलता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है जो आपको नहीं मिल रहा। ऐसे में आप क्या सोचती हैं? मेरी तो तकदीर ही खराब है, मैं भी बन सकती थी डॉक्टर, लेकिन मेरी तो तकदीर ही खराब है। क्या आपकी वाकई तकदीर खराब है? आपको मौका मिला था चुनने का, आपको मौका मिला था अपनी डेस्टिनी बनाने का, लेकिन उस समय आपने अलग चुनाव किया। तो ये जो आपकी अपने भविष्य पर काबू पाने की क्षमता है, ये आत्म अनुशासन से बढ़ती है। अगर आप आत्म अनुशासित होती तो शायद आप कहती कि मेहनत करनी है ना, कर लूंगी मैं। आपको विश्वास रहता कि आप मेहनत कर लेंगी और आज आपकी मित्र को जो सफलता मिल रही है, जो सम्मान मिल रहा है, वैसे ही सम्मान की हकदार आप भी होती। दूसरी क्षमता, असफलताओं पर दृढ़ता से काबू पाना। अब मान लीजिए आप एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं और वहां पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपको उनमें से एक सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनें। तो जब आपने वहाँ की कुछ लोगों से पूछा कि भाई इसमें से मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूं, तो उन्होंने बोला ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका चॉइस है, आप जो चाहे वो चूज़ करो। तो आप इरिटेट हो गए कि यहाँ तो कोई मुझे मदद ही नहीं करता है, छोड़ो, क्या मतलब है इस ऐसे कंपटीशन का, और आपने गिव अप कर दिया। तीसरी क्षमता, अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को तोलने की क्षमता। अब ये पहले वाले ही एग्जाम्पल में देखिए, आपने तो गिव अप कर दिया था वहां पर आपकी एक दोस्त जो फिर भी उस ऐसे कंपटीशन में जिसने पार्टिसिपेट किया, उसे फर्स्ट प्राइज मिला। आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं मिल सकता था? अगर आप दृढ़ता से सामना करती, असफलता का डर नहीं होता आपको कि अरे मैंने कुछ भी लिख दिया तो लोग क्या कहेंगे, मैं सफल नहीं होंगी, अगर ये आपको डर नहीं होता तो शायद आप कुछ विषय लिख करके, किसी भी विषय पर ऐसे लिख करके आप भी एक कंपटीशन जीत सकती थी। चौथा, सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता। आपको गणित विषय कठिन लगता है, लेकिन आप अगर खुद से ये कहें कि हाँ, गणित मेरे लिए कठिन है, लेकिन बजाय ये कहने के कि आपको गणित कठिन लगता है, अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे गणित में प्रयास करने की आवश्यकता है, तो देखा आपने कैसा आपका वाक्य सकारात्मक हो गया। वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि हाँ, गणित में मुझे प्रयास करना है और आत्मानुशासन होगा तो आप जरूर कर लेंगे ये प्रयास। तो ये आप में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। पांचवी क्षमता देखते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने की क्षमता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी रोज की जिंदगी में, हम आते जाते मोबाइल पर अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस देखते रहते हैं। हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, हम सुबह उठ करके मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर हम में आत्मा अनुशासन होगा तो हम क्या कहेंगे, मैं ये पहले अपना काम कर लूँ, उसके बाद में मैं
अपने व्हाट्सएप मैसेजेस देखूंगा। तो यहाँ पर आपकी एक आदत आप छोड़ रहे हैं, हमेशा मोबाइल देखने की आदत, इससे आप छुटकारा पा रहे हैं। तो ये क्षमता भी आत्मानुशासन बढ़ाता है। छठी क्षमता देखते हैं, गहन विचार करने की क्षमता। अब 12वीं के बाद या 10वीं के बाद में हम कई बार तय करते हैं कि हम आगे जाकर के क्या बनना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कोई पढ़ाई हो, हम उसके लिए जाना चाहते हैं। उसके लिए हमें आज विषय चुनने पड़ते हैं। तो अगर हम उस समय सोच विचार कर, गहन विचार कर अगर हम ये सोचें कि हम कौन से विषय में अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे रुझान किस तरफ हैं, हमारी रुचियां क्या हैं, इन सब के ऊपर जब हम सोच समझ कर विचार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें कौन से विषय लेने चाहिए। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, जो ठीक लग रहा है वो ले लो। अरे कौन इतना सोचे, मुझसे तो नहीं सोचा जाता भाई, मैंने तो टिक कर दिया, मैंने तो ये सब्जेक्ट ले लिए। लेकिन आगे जाकर वही चीज़ आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो ये जो गहन विचार करने की क्षमता है, ये आत्मानुशासन से आगे बढ़ती है, ये आत्मानुशासन से विकसित होती है। और 7वां, प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता। अब जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा था कि मैंने 10वीं में मैंने नीट की पढ़ाई न करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे उस समय तनाव मुक्त जीवन चाहिए था। कोई भी निर्णय अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन वो प्रभावी है या नहीं, ये हमें जानना है। तो मैंने सोचा कि भाई नीट की पढ़ाई तो मुझसे नहीं होगी, उसके आगे तो मेडिकल की पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज करूंगी, ऐसा विषय चुनूंगी जिसमें मुझे उस समय ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और मेरा जीवन तनाव मुक्त रहे। लेकिन इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि जब आप आगे चल करके आप अपनी मित्र को मिली और आपने देखा कि उसे वो सम्मान मिल रहा है, उसे सफलता मिल रही है, तो आपके मन में कसक उठी, काश उस समय मैंने अलग निर्णय लिया होता। तो ये जो प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता है, ये भी आपको आत्म अनुशासन ही सिखाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हैं, उन सब के जीवन का एक अविभाज्य अंग है आत्मानुशासन। वो इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके शुरुआती दौर में आत्म अनुशासन की वजह से उन्हें जो छोटे छोटे लाभ मिलते जाते हैं ना, वही आगे चलकर बड़ी सफलताओं का निर्माण करते हैं। और आत्म अनुशासन की वजह से वो अपनी योजनाओं और अपने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। इसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। JRD टाटा, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि मुझसे कलम यानी पेन नहीं संभाले जाते, मैं उन्हें अक्सर खो देता हूँ। तो JRD टाटा ने उनसे पूछा कि फिर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो अपने पास में सस्ती कलमों का एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, एक गुम गई तो मैं दूसरी ले लेता हूँ। अब ये आदत तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो JRD टाटा ने उन्हें बहुत शांति से कहा, ठीक है, मैं आपको एक बहुत महंगी पेन उपहार में देता हूँ। उन्होंने उनको एक बहुत महंगी पेन गिफ्ट की। अब जब चूंकि ये महंगी थी, इसीलिए वो जो उनके मित्र थे वो हमेशा संभालते थे, हमेशा ध्यान रखते थे कि कहीं ये गुम ना हो जाए। देखा कितनी सरलता से एक आदत जो उनसे छूट नहीं रही थी, उसको उन्होंने सकारात्मक आदत में बदल दिया। तो चलिए देखें आत्म अनुशासन बनता किससे है। आप जानते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन, यह लैटिन शब्द डिसिप्लिना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सिखाना। मजबूत आत्म अनुशासन के लिए हमें हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक तरीके से काम करना सिखाना होगा, चाहे आप थके हुए हों, ऊब गए हों या हताश हो गए हों। ये करने के लिए हमें 2 क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जो कि आत्म अनुशासन के मुख्य घटक हैं, मेन फैक्टर्स हैं। पहला है दृढ़ता यानी परसिस्टेंस, और दूसरा है आत्मनिर्धारण यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। कुछ देर पहले हमने आपसे पूछा था कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं या बदल नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या वजह है जिसके होते आप अपनी आदत नहीं बदल पा रहे हैं। आप में किस क्षमता की कमी है, दृढ़ता या आत्मनिर्धारण?
अगर आप में दृढ़ता है तो आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। फिर मार्ग में चाहे कोई भी कठिनाई आए, कोई भी रुकावट आए, आप अपने प्रयास छोड़ेंगे नहीं। इसका एक रीसेंट उदाहरण देखते हैं। नीट की परीक्षा आप सभी जानते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ली जाती है। तो जब कोरोना की पहली लहर आई तो नीट की परीक्षा पोस्टपोन हो गई। तब तक किसी को पता नहीं था, सारे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, जो भी उसमें सफलता पाना चाहते थे उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन जब ये कोरोना की लहर आई तो उस समय नीट की परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। इसके चलते क्या हुआ, कुछ बच्चे जो बहुत ही मेधावी थे, जो तब तक परिश्रम कर रहे थे, वो एक अनिश्चितता की स्थिति में आ गए। मैं पढ़ाई करूं या नहीं करूं, नीट परीक्षा होगी कि नहीं होगी। इसके चलते वो अपने प्रयासों से थोड़े पीछे हटते चले गए। वो थोड़ा कम कर दिया उन्होंने पढ़ाई करना, कि फ़ायदा क्या है, अगर मैंने इतना पढ़ा और परीक्षा ही नहीं हुई तो मैं क्यों अपना टाइम इसमें ख़राब करूं। लेकिन कुछ बच्चे तभी भी, परीक्षा हो या ना हो, जब तक मुझे ये निश्चित नहीं पता चल जाता कि परीक्षा नहीं होने वाली है, तब तक मैं ये प्रयास करता रहूँगा। ऐसे 2 वर्ग के बच्चे थे। तो जब नीट की परीक्षा के रिजल्ट निकले तो कई ऐसे बच्चे जिन्होंने मेधावी होते हुए, होनहार होते हुए भी बीच में प्रयास छोड़ दिए थे, उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं निकला। जबकि कुछ बच्चे जो शायद इतने ज़्यादा होनहार थे भी नहीं, लेकिन उनमें परसिस्टेंस था, दृढ़ता थी, तो वो अपने लक्ष्य में ज़्यादा कामयाब हुए। दूसरा घटक है आत्मनिर्धारण, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके होते आप अपने जीवन के लक्ष्य खुद तय करते हैं, खुद निर्धारित करते हैं और उनकी तरफ बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। आप किसी बाहरी घटना का इंतजार नहीं करते कि वो घटना होगी या उसकी वजह से फिर हम ये कदम उठाएंगे। ऐसा आप नहीं करते, आप खुद ठोस कदम उठाते हैं। आत्मनिर्धारण को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। किसी पहाड़ी पर एक घना जंगल था, एक आदमी उसमें से चला जा रहा था। उसके सामने का रास्ता बहुत सकरा था, अंधेरा भी था, तो उसे आगे का रास्ता दिखा नहीं और वो बगल की खाई में गिर गया। झाड़ थे इसीलिए उसे चोट नहीं लगी, लेकिन वो वहां फंस गया। उसके आजू बाजू में कुछ जुगनू थे, कुछ चीजें थी, लेकिन अंधेरा था बाकी, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी। तो ये आदमी अब वहां पर बैठा बैठा इंतजार कर रहा था कि अरे कब कोई मुझे यहाँ से निकालेगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फंस गया हूँ। अचानक उसे उसके बाजू में एक कुछ चीज गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वहां एक और आदमी आकर गिर चुका था। उसको भी वही प्रॉब्लम हुआ होगा, रास्ते से जा रहा है, रास्ता दिखा नहीं, वो भी गिर गया। तो पहले आदमी ने दूसरे से कहा कि अरे तुम भी आकर फंस गए यहाँ पर, बड़ा मुश्किल है भाई, अब तो हमें कोई यहाँ से निकालेगा तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो दूसरे आदमी ने बोला नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, चलो हम कोशिश करके देखते हैं। तो इसने बोला अरे ठहर जाओ, जरूरत नहीं है, कोई आएगा हमें निकाल लेगा। तो दूसरे आदमी ने क्या किया, उसका ध्यान उन जुगनू की तरफ गया। उसने वो सारे जुगनू हाथ में अपनी मुट्ठी में एकत्र किए, अपनी मुट्ठी बंद की, थोड़ी रोशनी मिली, उसमें से उसने आगे चलना शुरू किया और देखते देखते उसे उस जंगल में से सही राह मिल गई और दोनों जन आगे निकल गए। तो अब आपको समझ में आया कि दूसरे आदमी ने किसी घटना का इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा तब हमें निकालेगा। उसने अपने आप प्रोएक्टिवली कुछ ठोस कदम उठाए। इसी को हम आत्मनिर्धारण कहते हैं। दृढ़ता वो क्षमता है जिसकी वजह से आप विपत्ति और कठिनाइयों के बावजूद अपना प्रयास करना नहीं छोड़ते और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की कहानी। चलिए संक्षिप्त में सुनते हैं। लुई ब्रेल का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उनके पिता घोड़ों को साज चढ़ाने का काम करते थे, यानी चमड़े का काम करते थे, और उसके लिए उनके पास में कई औजार थे। उनमें से एक औजार बहुत ही नुकीला था जिसे वो चमड़े में छेद करते थे। एक बार खेलते समय, लुई ब्रेल 3 वर्ष के थे, तो खेलते समय उनके हाथ से वो औजार गलती से उनकी आंख में लग गया और उनकी आंख में घाव हो गया। शुरुआत में दिखने में घाव काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन बढ़ता गया और लुई ब्रेल की दृष्टि क्षीण होती चली गई। अंत में उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब लुई ब्रेल ने तब तक वो काफी चीजें देखते थे, जब वो 3 साल के थे तो उनमें पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा भी थी, उनको पढ़ाई भी आगे करनी थी
और उनको उसमें रुचि के कारण वो काफ़ी होनहार भी थे। लेकिन उस समय के लोगों का मानना था कि दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकते। खैर, ये छोटे थे, उन्होंने फिर भी स्कूल जाना जारी रखा, अपनी पढ़ाई जारी रखी, अच्छे उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वो आगे कॉलेज में गए। लेकिन दृष्टिहीन होने की वजह से उन्हें हर जगह पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस होती थी। अंत में वो एक स्पेशली एबल्ड बच्चों के स्कूल में गए, जहाँ पर दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था। तो उन्होंने वहाँ जाकर पूछा, क्या मैं कुछ किताबें पढ़ सकता हूँ? तो अध्यापकों ने कहा, हाँ ज़रूर पढ़ सकते हो। तो उन्होंने लुई ब्रेल के सामने एक बहुत बड़ी सी किताब रख दी। उसमें सारे अक्षर, मतलब आप समझ सकते हैं, एक वाक्य है, वो शब्दों से बना है, शब्दों में अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हर एक अल्फ़ाबेट काफ़ी बड़े बड़े आकार में लिखा हुआ था और उभरा हुआ था, जिससे दृष्टिहीन बच्चे उस पर हाथ रखकर समझ सकें कि वो अल्फ़ाबेट क्या है। लुई ब्रेल ने वो किताब पढ़ी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि जब तक मैं शुरुआत करता हूँ, एक एक पेज पर जब जाता हूँ, तो एक वाक्य के अंत तक जाते जाते मैं उसका शुरुआत ही भूल जाता हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े मुझे एरिया को उसको कवर करना पड़ता है अपने हाथ से पढ़ते हुए। फिर भी उन्होंने वो सारी किताबें पढ़ी, लेकिन अब ये किताबें खरीद पाना तो संभव नहीं था, क्योंकि काफ़ी भारी भरकम थी, मोटी थी, बहुत महंगी किताबें थी। तो क्या करते लुई ब्रेल? अचानक एक दिन उन्हें एक कोड के बारे में पता चला, जो उस समय की फ्रेंच आर्मी अपने सैनिकों के बीच में इंफॉर्मेशन जो अपन एक्सचेंज करते हैं ना, अपन सूचनाएं भेजते हैं सैनिकों को, उसके लिए यूज करती थी। अब ये कोड कैसा था? ये एक कागज के ऊपर उभरे हुए डॉट्स और डैशेस से बना हुआ था। क्योंकि क्या है, अगर आप अंधेरे में सैनिक बैठे हुए हैं और आप उन्हें अगर अपना ये कोड दे रहे हैं, तो वो माचिस की तीली तो नहीं जला सकते, क्योंकि उससे दुश्मनों को पता चल जाएगा। तो ये जो उभरे हुए डॉट्स और डैशेस थे, इनके थ्रू वो कोड भेजा जाता था और सैनिक उसको महसूस करके क्या संदेश आया है ये पढ़ लिया करते थे। लुई ब्रेल को इससे एक आइडिया आया। उन्होंने अपना कोड बनाना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी वो रचनात्मक थे। उन्होंने अपना कोड बनाना शुरू किया और सोचा कि इसका उपयोग मैं दृष्टिहीन लोगों के लिए कैसे कर सकता हूँ। एक दिन जब वो वापस अपने माता पिता के साथ में कुछ काम कर रहे थे, तो उनके हाथ में फिर वही नुकीला औजार लगा और उससे उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने पास का चमड़ा उठाया और उसके ऊपर उस नुकीले औजार से छोटे छोटे डॉट्स बनाने लगे। और उनके ध्यान में आया कि वो जो छोटे डॉट्स हैं, वो जब हम दूसरी तरफ से चमड़ा अगर देखें तो उसके ऊपर छोटे छोटे उभार हैं, ओके, जिसको वो अपने हाथों से महसूस कर सकते थे। इस तरीके से ब्रेल लिपि का जन्म हुआ। तो आपने देखा कि अपनी सारी विपत्तियों और कठिनाइयों के बावजूद लुई ब्रेल की दृढ़ता इतने बड़े आविष्कार का आधार बनी। निर्धारण का अर्थ है निश्चित करना, और आत्मनिर्धारण आपको अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। कुछ लोग परिस्थितियों के शिकार होते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो समझते हैं कि उनके जीवन पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो कुछ आज तक उनके जीवन में हो रहा है, वो सब किसी बाहरी घटना की वजह से है, उनके माता पिता की वजह से है, भाग्य की वजह से है। दरअसल आप अभी तक जो भी कुछ करते आए हैं वो ठीक है, लेकिन आज आप जहां हैं वहां से आगे कैसे जाना है ये आप खुद तय करते हैं। इसमें भाग्य का कोई हाथ नहीं है। फिर भी जो लोग इस तरीके का विचार करते हैं कि अरे जो भी कुछ है सब भगवान भरोसे है, भगवान ही सब तय करेंगे, मेरा नसीब ही ऐसा है, वे लोग अक्सर भविष्य के प्रति साशंक रहते हैं। वे अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में आत्मनिर्धारण होता है, वे अपनी जिंदगी का लक्ष्य खुद तय करते हैं और आज वे जहां हैं वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग ढूंढते हैं। इसके लिए आपको हैरी पॉटर की जो लेखिका हैं जेके रोलिंग, उनकी कहानी शायद पता हो कि उनका बचपन बहुत संघर्षमय परिस्थितियों में बीता। वे किसी कैफ़े में काम करती थीं, बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया, उनको काफ़ी अलग अलग जगह शिफ्ट होना पड़ा अपने बचपन में। तो उनकी जीवन की कोई निर्धारित दिशा नहीं थी, लेकिन कहीं तो भी उन्होंने अपने जीवन में तय किया था कि मुझे लेखिका बनना है। और उसके लिए हालांकि उस समय उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो कैफ़े में बैठ करके वो जो कहानी है हैरी पॉटर की, जो पहली कहानी है, वो जो अपने टिश्यू पेपर होते हैं ना, उनके पीछे वो कहानी लिखा करती थी। तो पहली कहानी उन्होंने एक्चुअली उस टिश्यू पेपर के पीछे लिख करके पूरी की, और जब वो उन्होंने पब्लिश की
तो नतीजा आपके सामने है। तो आत्मनिर्धारण के इस तरीके के चमत्कारिक फायदे भी हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें आपको ऐसा सोचना है कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं और उसमें कई बाधाएं आ रही हैं। तो ये जो जर्नल है, इसके एक तरफ सारी बाधाओं की लिस्ट दी हुई है। तो आपको ये देखना है या आपको सोच करके लिखना है कि आप दृढ़ता के साथ इन चीज़ों को या इन स्टेटमेंट्स को, इन बाधाओं को कैसे ओवरकम करेंगे। इसके लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है। आप ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो आत्मनिर्धारण का ही एक अंग है जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी काम को स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के करने का निर्णय लेते हैं, उसके साथ जुड़े सारे विकल्पों पर विचार करते हैं और उसके परिणामों का भी विचार करके उन्हें स्वीकार करते हैं, तो इसे कहते हैं जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना आत्मनिर्धारण के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी को जन्म के समय कुछ परिस्थितियां मिलती हैं जिन्हें आप अपना लाइफ का पैकेज कह सकते हैं। इसमें हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास की परिस्थितियां सभी शामिल हैं। अब हम सभी को ये अलग अलग पैकेजेस लाइफ में मिलते हैं, पर उन परिस्थितियों से, उन पैकेजेस से आप अपना जीवन कैसे बनाते हैं या आप अपने जीवन में क्या बनते हैं, ये पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में रहता है। जैसे हम ताश खेलते हैं ना, तो ताश के जब हम पत्ते बांटते हैं तो हर खिलाड़ी को पत्ते मिलते हैं, ताश के पत्ते मिलते हैं, लेकिन उन पत्तों के साथ में वो अपना खेल कैसे खेलता है और कैसे जीतता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। आइए देखते हैं। पहला कारण, गलत निर्णय लेने से भारी नुकसान होने का डर। अगर मैंने कोई व्यापार शुरू किया और इसमें मुझे घाटा हुआ तो। दूसरा डर, निर्णय गलत होने से आत्मसम्मान को पीड़ा होना। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतने लोगों के सामने अपनी बात बोल सकता हूं, मुझ में वो क्षमता ही नहीं है। खुद की हंसी उड़वा ली मैंने बस, और कोई बात नहीं। तीसरा, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की इच्छा न होना। ज्यादा बड़े सपने मत देखो, ज्यादा बड़े ख्वाब मत देखो, और क्यों तकलीफें अपनी बढ़ा रहे हो, क्यों तकलीफें मोल ले रहे हो। अरे जैसा है सब ठीक चल रहा है। अब आपको क्या लगता है, इनमें से आपके डर की वजह क्या है? हर बार आपके निर्णय सही हों ये जरूरी नहीं है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। जब हम अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें इसके परिणाम स्वीकारने की भी ताकत आ जाती है और आवश्यकता अनुसार अपने निर्णय में बदलाव करने की तत्परता भी आ जाती है। इसीलिए निर्णय लेने से कभी भी न हिचकें। बारिश के दिनों में आपने अक्सर ट्रैफिक जैम होते हुए देखे होंगे। आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, चारों तरफ बारिश का पानी है, ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है, पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन संभाल नहीं पा रही है। ऐसे में अक्सर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं बारिश कम हो, ज्यादा पुलिस आए, कोई इस ट्रैफिक को संभाले तो हम आगे निकले। ऐसे समय में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने वाहन से उतरते हैं और उतरकर ट्रैफिक संभालने में पुलिस की मदद करने लगते हैं। क्या यही बात हमारे जीवन पर लागू नहीं करती? हम अपने जीवन में अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि जब सही परिस्थिति आएगी, जब हम सही समय पर सही जगह पर होंगे, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपके लक्ष्य, आपका जीवन आपसे बेहतर कोई नहीं जी सकता। तो इसीलिए किसी परिस्थिति या सही समय का इंतजार मत कीजिए, अपने निर्णय खुद लीजिए, उनकी जिम्मेदारी लीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। एक बात तो तय है कि हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि हम अपने जीवन की अधिकांश बातों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए देखें कि वो बातें कौन सी हैं। पहला पॉइंट, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल, चैनलाइजिंग योर एनर्जी।
अगर आपको एक से अधिक काम करने हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए और किस काम में कितना वक्त या ऊर्जा लगेगी। दूसरा पॉइंट, अपने विचार यानी थॉट्स और कल्पना यानी इमेजिनेशन को नियंत्रित करना। आप अपनी कल्पनाओं और विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। टीवी के कार्यक्रमों को देखने की सीमा सिर्फ वहां तक रखें जब तक वे आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती। हिंसक मनोरंजन से बचें। जिन लोगों ने सफल बनने के लिए बड़ी रुकावटों का सामना किया है, ऐसी प्रेरणादायी जीवनियां पढ़ें। तीसरा पॉइंट, आपका प्रेरणा स्रोत यानी रोल मॉडल तय करना। जरूरी नहीं है कि आपका प्रेरणा स्रोत कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति ही हो। अधिकतर अपनी ही पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड वाले व्यक्ति जो कभी उसी स्थान पर थे जहां पर आप आज हैं, ये आपके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखें जिन्होंने न केवल बाहरी जीवन में सफलता हासिल की बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वे अनुशासित रहे और आदरणीय रहे और अनुकरणीय रहे। चौथा पॉइंट, अपने निर्णय के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू योर डिसीजन। अपने निर्णयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सम्मान दें। वे काम जिन्हें करने का आपने खुद से और दूसरों से वादा किया है उसे निभाएं, पर अपनी कमिटमेंट्स की सीमाएं पहले से ही तय कर लें। जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट न करें। अपनी कमिटमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें, यानी पहले प्राथमिकता के पहले क्रम पर कौन सी कमिटमेंट है, दूसरी कमिटमेंट कौन सी है। इस तरीके से अगर आपको कभी उनमें बदलाव करना पड़े तो उसे सही करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगला पॉइंट, अपना वक्त किस कारण के लिए देना चाहिए। आप अपना कुछ समय सामाजिक लाभ के सकारात्मक कार्यों के लिए दे सकते हैं। विरोधक बनने की बजाय निर्माण और रचनात्मक कार्यों में सहयोग दें। उसके बाद अपने मित्र और सहेलियां चुनना। उनके साथ संगठित हों या एसोसिएट हों जिनके लक्ष्य आपके जैसे ही हैं या जो ज्ञान, कौशल्य या दृष्टिकोण और आदतों के साथ आपकी जैसी ही चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं। अगला पॉइंट, भावनिक संतुलन, इमोशनल रेगुलेशन। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। विश्राम और व्यायाम का कोई ऐसा कार्यक्रम खोजें जो आपको तनाव से मुक्त रखता है। शांत जगह, बगीचा, समुद्र तट, मधुर संगीत, ये सभी बातें आपके मानस पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी तरह घरेलू जानवरों या छोटे वन्य प्राणियों के सानिध्य में थोड़ा वक्त बिताएं, ये भी हमारे चित्त को शांत करता है। और अंतिम पॉइंट, कठिन समय या लोगों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कंट्रोल करें, यानी आपके रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करें। आप लोगों के प्रति अपना रिएक्शन देने को थोड़ा कंट्रोल करें। आप बात करना चुन सकते हैं या चुप रहना चुन सकते हैं। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो ज्यादातर प्रश्न न पूछें। उसे अपने कारनामों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। किसी के कठिन समय में उसकी गलतियां गिनवाना, इसकी बजाय उसका ढाढ़स बंधाएं और समस्या का हल ढूंढने में मदद करें। ऐसी और बहुत सी बातें हैं जिन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके नियंत्रण से ही आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन बढ़ता है। अपना आत्म अनुशासन बढ़ाने का एक और तरीका है अपने आवेगपूर्ण व्यवहार को कंट्रोल करना। आवेगपूर्ण व्यवहार यानी इम्पल्सिव बिहेवियर। तो आवेग क्या है? आवेग एक इच्छा है या भावना है जो अचानक उत्पन्न होती है और हमसे अनियोजित या मूर्खतापूर्ण कार्य करवाती है। हम ये इम्पल्सिव बिहेवियर के हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, अक्सर रास्तों पर आपने देखा है, साइलेंसर निकालकर गाड़ी चलाना, जोर जोर से चिल्लाना। इसके कई उदाहरण हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, शराब पीना, धूम्रपान करना, तबीयत ठीक न होते हुए भी दोस्तों के साथ शर्त लगाकर हानिकारक चीजें खाना, आवश्यकता न होते हुए भी जोर जोर से चिल्लाना। जब यही इम्पल्सिव बिहेवियर हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाते हैं तब वे हमारे आत्म अनुशासन के रास्ते की बाधा हो जाते हैं और आगे जाकर के इन्हीं इम्पल्सिव बिहेवियर्स के कारण हमें अपनी जिंदगी में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले चलिए एक एक्टिविटी करते हैं
जिससे ये पता चलेगा कि आपका आपके जीवन पर कितना नियंत्रण है। इसके लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है। आप ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आवेग में आकर कोई काम करने से तुरंत ही एक अजीब सी खुशी मिलती है, चाहे वो क्षणिक ही क्यों ना हो। देखा है आपने? कभी आपके सामने कोई तेज गाड़ी जा रही है, उसको आप तेजी से आगे जाकर ओवरटेक करते हैं, आपको बहुत खुशी मिलती है ना? कभी कोई आपने अचानक आप किसी दुकान में गए और एक बहुत महंगी ड्रेस खरीद ली, हालांकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने खरीद ली, आपको फिर खुशी मिलती है। ये खुशियां कॉलेज के खर्च के लिए पैसे बचाना या विनम्रता पूर्वक उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी चलाना, इनसे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है इन खुशियों में। इसीलिए तो हम आवेगपूर्ण व्यवहार करते हैं, नहीं? पर अब सोचिए, अगर आपको किसी दिन बहुत पैसों की जरूरत पड़े जो आपने किसी नई महंगी ड्रेस को खरीदने में खर्च कर दिए हैं, या उस तेज गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में आप एक्सीडेंट कर बैठे, तो आप उस समय पीछे जाना चाहेंगे कि काश मैंने ओवरटेक नहीं किया होता, काश मैंने वो महंगी ड्रेस नहीं खरीदी होती। तो इन क्षणिक खुशियों के चलते हम अपने जीवन में कई बार बहुत बड़े अवसर खो देते हैं और इनके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए जब आप आवेगों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आइए देखें वो बातें क्या हैं। सबसे पहले आवेगों के परिणाम के बारे में सोचें। परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं या सकारात्मक भी हो सकते हैं। परिणाम दीर्घकालीन भी हो सकते हैं या अल्पकालीन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस यानी किसी कार्रवाई के तत्काल परिणाम बहुत स्पष्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं या दीर्घकालीन जो परिणाम होते हैं वो तुरंत महसूस नहीं किए जा सकते, पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, आप अपने आवेगपूर्ण व्यवहार या निर्णय के तार्किक प्रभाव के बारे में यानी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के बारे में, लॉजिकल इफेक्ट के बारे में सोचें। यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये आवेगपूर्ण व्यवहार होता है ना, कई बार हमें लगता है कि हम किसी के दबाव में आकर करते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में एक शादी है, मेरी चचेरी बहन की शादी है, और उसी समय मेरी परीक्षाएं सर पर हैं। ऐसे समय में मैं जानती हूं कि मुझे उस शादी के फंक्शन की बजाय मुझे वो 2-3 घंटे पढ़ाई करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन लोग आते हैं और कहते हैं, अरे चलो थोड़ी देर के लिए चलो, तुम्हारे बिना तो फंक्शन होगा ही नहीं, 2-3 घंटे से क्या हो जाएगा, बाद में आकर पढ़ लेना। तो पीछे से कहीं तो भी मुझे एक आवाज बताती रहती है, ये करना ठीक नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है, तुम्हें ये पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन मैं उस समय उन फंक्शंस में चली जाती हूँ, और जब मेरे परीक्षा के परिणाम आते हैं तो वे मेरी अपेक्षा के अनुकूल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो उस समय मैं क्या बोलती हूँ, वो तो मैं लोगों के दबाव में आकर चली गई थी। पर क्या ये वाकई सच है? नहीं। आपके अंदर जो मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे थे ना आवाजों के, तो एक ट्रैक था जो आपको बता रहा था कि अरे नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको इन सारे फंक्शंस में भाग लेना चाहिए। भाई आपकी चचेरी बहन की शादी है, शादी तो एक ही बार होगी, आप इस फंक्शन में नहीं गई तो कैसे चलेगा। दूसरा एक ट्रैक था, वो काफी कमजोर था, काफी वीक था, वो आपको बता रहा था नहीं पढ़ो, पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। फिर आपको कुछ और याद आया, अरे मैंने जो महंगी ड्रेसेस खरीदी हैं, जो इतनी अच्छी वहां मेहंदी वगैरह की रस्म होगी, डांस होगा, क्या मजा आएगा। तो इन सब का परिणाम जब आपको भुगतना पड़ता है तो आप उसको सीधे लोगों के दबाव का नाम दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके आवेगों और आपके उसका जो आपका रिस्पॉन्स रहता है, उसके बीच में हमेशा एक विकल्प उपस्थित रहता है, एक डिसीजन रहता है, वहां एक चुनाव रहता है जो आप अगर थोड़ा रुके तो आप कर सकते हैं। कई बार ये चुनाव हमें स्पष्ट दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। जैसे इस केस में उसे वो चुनाव जो था वो स्पष्ट दिख रहा था कि भाई बहन की शादी है, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा जो था वो स्पष्ट नहीं था कि अरे पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, परीक्षा देनी है। वो शायद कमजोर हो गया क्योंकि आपने अपने एक विकल्प को, एक चुनाव को दूसरे के ऊपर हावी होने दिया। यानी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद जिम्मेदार हैं। किसी का भी दबाव इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अगली बार अगर आप आवेगपूर्ण निर्णय कोई लें या आवेगपूर्ण व्यवहार करें तो याद रखें, उस विकल्प को ढूंढने की कोशिश करें जिसकी वजह से
आप उस आवेग पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक दादाजी अपने पोते को एक कहानी सुनाते हैं कि तुम्हें पता है, दो भेड़िए हैं, एक अच्छा भेड़िया है, एक बुरा भेड़िया है, और ये दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। कभी एक जीतता है तो कभी दूसरा जीतता है। तो वो पोता बड़ा उत्सुकता से पूछता है कि ये रहते कहाँ हैं? तो वो कहते हैं, हमारे अपने अंदर। तो कहता है, फिर जीतता कौन है? तो बोलते हैं, जिसको आप ज्यादा आहार देते हैं। बहुत गहरी कहानी है। हमारे अंदर एक तरफ सकारात्मक भावनाएं, अच्छी भावनाएं, वे सारी चीजें रहती हैं जो हमें आगे बढ़ने पर प्रवृत्त करती हैं। दूसरी ओर हमारे आवेगपूर्ण व्यवहार जो हमें इस रास्ते पर बढ़ने से रोकते हैं। तो अगर आप उन व्यवहारों को, अगर आप नकारात्मक विचारों का खाद्य देंगे, आहार देंगे, तो ताकतवर कौन बनेगा? वो जो भेड़िया है, जो नकारात्मक विचार का भेड़िया है, वो ताकतवर बनेगा। अगर आपको सकारात्मक भेड़िए को जिताना है तो आपको उसे सकारात्मक भावनाओं का आहार देना होगा। आपको उसे फीड करना होगा पॉजिटिव थॉट्स से कि नहीं, मुझे ये करना है, आत्मानुशासन से कि नहीं, अभी मेरे लिए ये सही है, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। और तभी आपका ये जो सकारात्मक भेड़िया है, जो ये गुड वुल्फ है, ये जीत सकता है। तो इसीलिए अगली बार आवेगपूर्ण व्यवहार करने के पहले इस विकल्प के बारे में जरूर सोचें जो आपके और आपके रिस्पॉन्स के बीच में खड़ा हुआ है। कई बार हमें लगता है कि हमारे ये जो छोटे मोटे आवेगपूर्ण व्यवहार है ना, इनका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, आपका हर आवेगपूर्ण व्यवहार कहीं ना कहीं आपको लंबे समय तक प्रभावित करता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम के पहले कोई व्यक्ति टहल करके सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है, कोई लास्ट में नोट्स अपने छान लेता है कि अरे एक बार झट से रिवीजन कर लो। क्या उस रिवीजन का उसे एग्जामिनेशन के समय फायदा नहीं होता? या अगर आप डाइटिंग पर हैं, या अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने किसी ने फिर से एक चिप्स का पैकेट रख दिया, तो उस समय या तो आप फट से चिप्स निकाल कर खा लेंगे क्योंकि वो आपकी पसंदीदा चीज़ है, या आप एक रुक कर विचार करेंगे और उसे आगे पास कर देंगे। तो जब आप उसे आगे पास कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है वजन कम करना। अब देखते हैं कि अपने आवेगपूर्ण व्यवहार पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर ट्रैफिक लाइट दिख रही है, उसी की तरह आप काम करेंगे। पहले रुकें, ये महसूस करें कि आप आवेग में कार्य करने जा रहे हैं। जब येलो लाइट की तरह परखें या देखें कि इस आवेगपूर्ण कार्य को करने से मुझे थोड़े समय के लिए क्या मिलेगा और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूं। और तीसरा, निर्णय लें। अब जब आप अपने आवेगपूर्ण कार्य के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जान गए हैं, तो क्या यह कार्य इसके लायक है, क्या यह कार्य इन परिणामों के लायक है, इसका निर्णय लें। अब इसके ऊपर एक उदाहरण देखते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। हम बार बार इन उदाहरणों पर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मित्र आता है और कहता है चलो पिक्चर चले। आपके पास में समय बहुत कम है, आपके पास 1 ही घंटा है। अगर आप अपने मित्र के साथ जाते हैं तो आप 3 घंटे का समय व्यतीत करेंगे। तो इस समय आप रुकें, परखें और तय करें कि अगर अभी मैं अपने मित्र के साथ फिल्म देखने जाता हूं तो इसके शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो इस तरीके से जब हम अपने आवेगों पर नियंत्रण करते हैं, सकारात्मक रूप से नियंत्रण करते हैं, तो हमें आगे बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन आत्मानुशासन का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से सारी मौज मस्ती सारा कुछ निकाल दें। आप एक संतुलित दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं। जैसे इस केस में 3 घंटे आप नहीं दे सकते फिल्म देखने के लिए, लेकिन उस समय में आप थोड़ी पढ़ाई से निजात पाने के लिए, थोड़े अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आधे घंटे की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जिस वजह से आप फिर उत्साहित हों और वापस आकर के अपने काम में अच्छे से जुट जाएं। आत्मानुशासन का मतलब अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से सारी खुशियां निकाल देना नहीं है, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना भी है। अपने आवेगों के परिणाम समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी करते हैं।
अपने में सुधार लाने के लिए जैसे खुद के आवेगों पर नियंत्रण आवश्यक है, वैसे ही खुद में परिवर्तन लाने की चाह होना भी जरूरी है। अगर हम खुले दिल से स्वीकार करें कि हम अपने और अपने जीवन की परिस्थितियों से जुड़ी नकारात्मक बातें बदलने के लिए तैयार हैं, तो यह आत्म सुधार की तरफ हमारा पहला कदम होगा। बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब इसमें बुरी आदतों को बदलना, आवेगों को नियंत्रित करना या हमारी सोचने के तरीके बदलना शामिल है। ये तनावपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, एक डर होता है कि हम सफल नहीं हुए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बदलाव में जोखिम होता है जो अक्सर लोग नहीं लेना चाहते, यानी रिस्क होता है जो लोग नहीं लेना चाहते। हम में से ज्यादातर लोग परिवर्तन से बचना चाहते हैं। भले ही हम अपने जीवन से संतुष्ट न हो, फिर भी हमारे लिए पुराने तरीके से काम करना और जिंदगी जीना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कौन सी सोच परिवर्तन का विरोध करती है। अक्सर हम जब अपने जीवन में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है कि हम उस परिवर्तन की सोच ही बंद कर दें। मैं वास्तव में ये करूंगा, मुझे ये करना है, पर अभी अच्छा समय नहीं है। मुझे सुबह टहलने जाना है, पर अभी सर्दी बहुत है, सर्दी कम होते ही रोज मैं टहलने जाऊंगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं अगले हफ्ते से पढ़ाई शुरू करूंगा, अभी तो परीक्षा के लिए थोड़ा वक्त है। अगले महीने से मैं अपना वजन घटाने की कोशिश करूंगा, फिलहाल मेरे पास उस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि आप अपने आप को ये बहाने बनाते हुए पाते हैं, तो सकारात्मक स्व संवाद का उपयोग कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि आप जो करना चाहते हैं उससे आपको कितना फायदा होगा। बहुत व्यस्त हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 10 मिनट में ही आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। अभी पिछले ही दिनों मैंने एक एनडीए के कैडेट का एक छोटा सा इंटरव्यू देखा था। वो एक बहुत ही सिविल परिवार में से था, मतलब उसका आर्मी का बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए उसे उस अनुशासन की आदत भी नहीं थी। तो उसके पहले उसने कहा कि जब मैं एनडीए में नहीं था तो मुझे 5 मिनट का समय मैं यूं ही गंवा दिया करता था। मुझे कुछ लगता ही नहीं था, 5 मिनट में क्या हो सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मैं एनडीए में आया हूँ, एकेडमी में आया हूँ, तो मुझे पता है कि मैं 1 मिनट में कितनी सारी चीजें कर सकता हूँ। इसीलिए खुद को ये मत बताइए कि आप व्यस्त हैं। आप हमेशा अपनी अच्छी आदतों के लिए सही समय या उचित समय निकाल सकते हैं। तो चलिए सकारात्मक बदलाव की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। कभी कभी हमें सकारात्मक बदलाव से रोकने का कारण हमारे अंदर का आलस या थकान नहीं होती, एक छुपा हुआ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। आइए देखें कैसे होता है। अक्सर हम बदलने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि हम जोखिम नहीं उठाना चाहते। बदलाव न करने से हमें विफलता का डर भी नहीं होता। हमें अपनी समस्याओं या तनावों का सामना करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वे समस्याएं असली हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप नापसंद करते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी परिस्थितियों को सुधारने की बजाय ये सोचना आसान लगे कि आप परिस्थितियों के शिकार बन गए हैं। क्या करें, जैसा चल रहा है चल रहा है, ये सोचकर आप उसी नौकरी में रहते हैं और आपको वही जिंदगी आसान लगती है। तो चलिए फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें आपको आपके परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले विचारों पर कैसे काबू पाना है, इसके बारे में सोचना है। कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए हमें आत्मानुशासन की जरूरत होती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बुरी आदतों को बदलने के लिए। आदत क्या है? आदत वो व्यवहार है जो बार बार दोहराने की वजह से ऑटोमेटिक या स्वयं चालित हो जाता है।
हमारे सिस्टम के अंदर बैठ जाता है। जैसे हम बार बार आवेग में आकर अगर गाड़ी तेज चलाना शुरू कर दें तो ये हमारी आदत बन जाता है, फिर हम कभी धीमे गाड़ी चला ही नहीं सकते। आदत किसी वस्तु को देखने का नजरिया भी हो सकता है। शुरू में आदतें कमजोर होती हैं, पर जल्दी ही ये मजबूत होती जाती हैं और हमारे व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन जाती हैं, जिसे हम नोटिस तक नहीं करते। यही वजह है कि इन्हें बदलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ विकल्प के बारे में होता है। जैसे आपको रोज सुबह उठने की, काम करने की, स्कूल जाने की या खाना खाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप ये सब करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होता है। बचपन में हम अपने बड़ों की तरफ देखते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस समय हमारा व्यवहार हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। ये हमारा निर्णय होता है कि हम कैसा व्यवहार करें। अक्सर हम आदतों के शिकार रहते हैं। कई बार हम कुछ काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम इन्हें हमेशा से करते आए हैं, हमें इन्हें करने की आदत है। आदतों के नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे ये हमें खुद के बारे में बुरा महसूस करवा सकती हैं, वे हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या हमारी आदतों की वजह से दूसरों को असुविधा भी हो सकती है। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति कम कर सकती हैं, हमारी प्रगति के मार्ग में रुकावटें डाल सकती हैं। अब इस केस में आप सोशल मीडिया को ही लें। जब आप एक बार वीडियो देखना शुरू करते हैं, अगर आपको वीडियो देखने की आदत है, तो वो एक के बाद में एक आपको मीडिया पर रिकमेंडेशन आते जाते हैं और आप 2 घंटे कब उसमें गंवा डालते हैं आपको पता भी नहीं चलता। बाद में आप खुद के बारे में सोचते हैं कि अरे, मुझे तो इस समय पढ़ाई करनी थी और मैंने ये क्या कर दिया। यही चीज जब हमारी आदत बन जाती है तो हम रात में जागकर अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर रात रात भर जागकर हम वीडियो देखते रहते हैं। हमारे माता पिता को तकलीफ होती है, इससे असुविधा होती है कि हमारा बेटा कर क्या रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा उनकी तरफ ख्याल ही नहीं रहता क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आपको बताती हूँ। आदतें, माना कि इस तरीके की आदतें नकारात्मक परिणाम देती हैं, हम कभी ना कभी ऐसे, जिसको हम आजकल बिंजिंग कहते हैं, कि एक ही बार में बैठकर हमने कई सारे वीडियोस देख डाले। अगर आप इसे एक आध बार करते हैं तो ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो इसे बदलने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए त्योहार के समय में आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा पकवान खा लिए, तला हुआ खा लिया, मीठा खा लिया, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप रोज के खाने में समोसा, कचौड़ी, जलेबी खाएंगे, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हमें अपनी आदतों को बदलना है तो सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि वे कौन सी आदतें हैं जो हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रही हैं। इसके लिए आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी कोई आदत आपको दुखी तो नहीं कर रही है या अपने बारे में बुरा महसूस तो नहीं करवा रही, जैसे जुआ खेलना, या आपकी ऊर्जा तो नष्ट नहीं कर रही है या आपके लक्ष्यों के रास्तों में तो नहीं आ रही है, जैसे आलस्य, ये एक बुरी आदत है। आपके काम पर या स्कूल में आपको मुसीबत में डाल रही है क्या? कहीं और देर से जाने की आदत, काम समय पर पूरा न करने की आदत, ये इस श्रेणी में आती है। आपको ये भी पूछना है कि क्या मेरी कोई आदत दूसरों को गंभीर नुकसान या असुविधा पहुंचा रही है? स्मोकिंग, धूम्रपान या शराब पीना। आप जानते हैं कि जब अगर कोई व्यक्ति किसी एक पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है तो उसके आजू बाजू के लोगों को हम कहते हैं पैसिव स्मोकर्स, यानी वो खुद नहीं धूम्रपान करते पर उस धुएं से उनके फेफड़ों को भी तकलीफ पहुंच सकती है। इसी तरीके से अगर आप शराब पी करके अगर आप हल्ला मचाते हैं, किसी पर आक्रमण करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो ये आप दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं। आपकी ये आदत दूसरों को हानि पहुंचा रही है। तो अगर आपकी आदत इनमें से एक भी पॉइंट को कवर करती है तो आपको उसे बदलने की जरूरत है। तो जैसा कि हमने देखा कि आदतों के नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं और जिनके परिणाम नकारात्मक हैं उन आदतों में बदलाव लाना जरूरी है। अब ये आदतें हैं, रातों रात तो बदलेंगी नहीं, आप इन्हें इतने दिनों से आप इनके साथ में जीते आए हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और आत्म अनुशासन रखना होगा,
क्योंकि याद कीजिए, दृढ़ता और आत्मनिर्धारण, इनके साथ में आप अपनी ये बुरी आदतें बदल सकते हैं। तो आदतों में बदलाव के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप, आदत बदलने के लिए इच्छुक होना। हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि हम वो आदत बदलना चाहते हैं। दूसरा, उस आदत को समझना। और तीसरा, बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत बनाना या अपनाना। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको अपनी आदतें जानने में मदद मिलेगी। कुछ समय पहले आदतों को बदलने के लिए हमने जिन 3 स्टेप्स की बात की थी, आइए अब हम उन्हें विस्तार से देखें। तो पहला स्टेप, पहला चरण है आदत बदलने के लिए इच्छुक होना, वांटिंग टू चेंज। आप अपनी आदतों को तभी बदल सकते हैं, पहला, जब आप खुद इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हो। किसी और के सुझाव पर या आलोचना की वजह से आदत बदलना कठिन है। दूसरा, जब आप आदत बदलने के लिए कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो। तीसरा, जब आप ये समझ लें कि किसी भी स्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज के लिए समय लगता है और उसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि एक व्यक्ति अपनी किसी बुरी आदत को बदलने के लिए 3 मानसिक स्थितियों से गुजरता है। पहला, बदलाव के बारे में सोचने से पहले की स्थिति। आप बदलना नहीं चाहते क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। दूसरी, मनन की स्थिति। आप बदलाव के फायदों के बारे में सोचते हैं, उससे आपको क्या लाभ होगा, आपको क्या प्रयास करने होंगे, इसके बारे में सोचते हैं। और तीसरा, बदलाव की तैयारी। इसमें आप बदलने के लिए गंभीर प्रयास करने के बहुत निकट होते हैं और अक्सर इसी स्टेज से आप कई बार पहले भी गुजर चुके होते हैं। पहले 2 स्टेप्स आपने कई बार कवर किए रहते हैं, तीसरी स्टेज पर यहीं पर आकर आप वापस पलट गए होते हैं पहले, लेकिन इस बार आपको एक और कोशिश करनी है। याद रखिए, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आदत में बदलाव लाने के लिए दूसरा स्टेप है आदत को समझना। किसी भी आदत को बदलने के लिए पहले इसे समझने की जरूरत होती है। और हम उसे कैसे समझते हैं? खुद से कुछ प्रश्न पूछकर। मुझे ये बुरी आदत कब लगी? मुझे ये बुरी आदत कहाँ पर लगी? जब मुझे ये बुरी आदत लगी तब वहाँ कौन मौजूद था? जब मुझे ये बुरी आदत लगी मुझे कैसा महसूस हुआ? या जब मुझे ये बुरी आदत लगी ठीक उसके बाद मुझे कैसा महसूस हुआ? पहले 3 सवालों में आप वो परिस्थितियां जान सकते हैं जहां आपको ये बुरी आदत लगी। आप अपने आप को किसी दोस्तों के एक पर्टिकुलर ग्रुप में निरर्थक गॉसिप करते हुए महसूस कर सकते हैं। आप किसी एक निश्चित समय पर कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं, तो आपको वो निश्चित समय कि हाँ, जब मेरे साथ में मुझे 4 बजे कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, तो आपको पता है कि उस समय परिस्थिति क्या है। उसके पहले हो सकता है आपने बहुत काम किया हो, उसके बाद में आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत लगी हो। तो पहले जो 3 सवाल हैं, इनसे आपको ये जानकारी मिल सकती है। उसके जो अगले 2 सवाल हैं, उनसे आपको अपनी भावनाओं के बारे में पता चलता है। हो सकता है बहुत गुस्से में आकर आपने बहुत जोर से चिल्ला दिया एक बार, अगली बार जब गुस्सा आया आप फिर से चिल्लाए, आपको आदत लगती चली जा रही है। तो क्रोध या ये क्रोध से रिलेटेड जो भावनाएं हैं, उसकी वजह से आपको चिल्लाने की बुरी आदत लगी। आदत में बदलाव के लिए तीसरा स्टेप है अपनी एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस करना, बदलना। अब जब आप अपनी आदत को और उसके कारणों को समझ गए हैं, तो उसे बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरे चरण में आप एक सकारात्मक आदत अपनाइए अपनी बुरी आदत के स्थान पर। बुरी आदत से छुटकारा पाने की तुलना में उसकी जगह एक अच्छी आदत अपनाना ज़्यादा आसान होता है। हमारी आदतें कुछ स्थितियों, तनावों और भावनाओं के प्रति एक स्वाभाविक सी रिएक्शन होती है। इसीलिए आपको उन तनावों और भावनाओं को रिलीज करने के लिए नए और स्वस्थ तरीके खोजने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको दोपहर में काम करते रहने के लिए
चॉकलेट या कॉफ़ी की आवश्यकता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें जो चीनी होती है, जो कैफीन रहता है, वो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर करता है और आपको शाम तक पूरी तरीके से थका देता है। तो इसकी जगह अगर आप दोपहर में कुछ स्वस्थ खाना खाएं, जैसे फल हो गए या कोई फ्रूट प्लेट हो गई, जिसमें से आपको वो चीनी की जो आपकी ज़रूरत है वो भी आपकी पूरी हो रही है, आपको काम करने के लिए ऊर्जा भी मिल रही है, साथ ही ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो चीनी और कॉफ़ी को पूरी तरीके से छोड़ने की बजाय अगर हमने उसकी जगह कोई स्वस्थ खाना खाया तो धीरे धीरे हमारी चीनी और कॉफ़ी की आदत या चॉकलेट और कॉफ़ी की आदत छूट जाएगी। हमने अपनी पुरानी आदतें इतने साल दोहरा दोहरा कर ही बनाई हैं, तो इसीलिए जब हमें ये जो नई आदत हम अपनाते हैं, इसे भी हमें समय देना होगा ताकि ये पूरी तरीके से हमारे सिस्टम में समा जाए। आपकी पुरानी आदतें हठीली हो सकती हैं, पर याद रखिए आप उनसे ज़्यादा जिद्दी हैं। अपने आदतों की पूर्व स्थिति में आना एक बहुत सामान्य बात है। यदि आप एक बुरी आदत छोड़ने के लिए 10 बार कोशिश कर चुके हैं और अभी तक वो आपसे छूटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में आत्मानुशासन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उन 10 प्रयासों में या अभी के प्रयास में आप अपनी बुरी आदत छोड़ने के एक एक कदम और नज़दीक आते जा रहे हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम और बढ़ा रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि आदत कोई चीज़ नहीं है जिसे हम खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दें। ये तो सीढ़ी से एक एक कदम उतरने जैसी प्रक्रिया है। तो आप अपनी बुरी आदतों को जो बदलने की आपकी प्रक्रिया है, उसे आप धीरे धीरे लें, धीरे धीरे आदतों को बदलें। पूर्व परिस्थिति में अगर आप वापस जाते हैं तो आप फिर कोशिश करें, आपकी आदतें ज़रूर बदलेंगी। जैसे जैसे आप किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिए, खुद के प्रति एक सकारात्मक संवाद रखिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि हाँ, आप ये कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक आत्म संवाद आपके सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। ये आपको एक खुद के बारे में एक नई छवि बनाने के लिए, एक नई सेल्फ इमेज बनाने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी आदत सिर्फ इच्छा शक्ति के जोर पर बदलने की कोशिश करेंगे तो आप बार बार पूर्व स्थिति में लौटेंगे। अपने परिवर्तन को स्थायी रखने के लिए आपको अपना सकारात्मक आत्मसंवाद जारी रखना है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, इस तरीके के वाक्य खुद को बताते रहिए। साथ ही खुद को शाबाशी देना ना भूलें। तो चलिए, इस सत्र का अंत हम एक चार्ट के साथ करते हैं जिसे हम कहते हैं हैबिट चेंज चार्ट। इसे आप एक पर्सनल डायरी या जर्नल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अपनी आदत की बदलाव के प्रोग्रेस पर यानी प्रगति पर नज़र रखने के लिए मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने आत्म अनुशासन और उससे जुड़े पहलुओं पर विचार किया। आत्म अनुशासन के मुख्य घटक दृढ़ता और आत्मनिर्धारण क्या हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आत्म अनुशासन के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं और उन पर कैसे काबू पाना है। आत्म अनुशासन आपको कैसे कठिन परिवर्तन करने में और उसे अपनाने में मदद करता है, इसके बारे में भी हमने बात की। आत्म अनुशासन से बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में भी हमने विचार किया। आशा है इस सत्र के बाद आप आत्म अनुशासन को पूरी तरीके से अपनाएंगे और आपको उसके लाभ जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे। इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद। रहस्यमय दर्पण। एक गांव में एक बड़ा ही होशियार युवा रहता था। वो बहुत अमीर भी था। उसे विशेष, दुर्लभ और बहुत महंगी चीजों का संग्रह करने का बड़ा ही शौक था। उसे सबसे वे चीजें ज्यादा पसंद थी जो उसकी जिज्ञासा बढ़ाती थी। फिर वो ऐसे ही चीजें खोजा करता था और अपने संग्रह में रखता था। एक बार उसने एक बहुत ही पुराना दर्पण देखा। वो दर्पण एक रहस्यमय घर में रहने वाले बहुत ही बूढ़े आदमी का था।
इस लड़के ने वो दर्पण खरीदने का निश्चय किया। उसके लिए बूढ़े ने जो कीमत मांगी वो देकर उसने वो दर्पण खरीद लिया। फिर उसने वो दर्पण अपने घर लाया। दर्पण को ठीक जगह पर रखते हुए वो युवा अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा हो गया। देखा तो क्या, उसे उसका चेहरा बड़ा ही दुखी दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपना चेहरा जानबूझकर मुस्कुराता रखा, आंखें बड़ी की, जबान बाहर निकाली, कई प्रकार के मजेदार चेहरे बनाए और देखे। वो चाहता था कि उसका चेहरा मुस्कुराता दिखे और उसके लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं, कुछ भी करने पर उसका चेहरा दुखी ही दिखाई दे रहा था। वो लड़का फिर मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने गया। मनचाही मिठाई खरीदते हुए बड़ी खुशी से वो अपने घर वापस आ गया। उसे भरोसा था कि अब उसका चेहरा दर्पण में जरूर ही हंसता हुआ खुश दिखेगा, लेकिन नहीं, वो फिर एक बार दर्पण के सामने खड़ा हो गया। अरे, अब भी उसका चेहरा दुखी। वो फिर एक बार बाजार चला गया और अपनी पसंद की कई चीजें ले आया, लेकिन फिर भी उस दर्पण में उसका चेहरा दुखी ही दिखाई दे रहा था। अब वो युवा निराश हो गया। अरे बाप रे, ये कितना भयंकर दर्पण है। मैंने ऐसा बिगड़ा हुआ बेकार दर्पण पहली बार देखा। इसमें सच्चा प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता। ये कहते हुए उसने वो दर्पण घर के एक कोने में दूर रख दिया। कुछ देर बाद वो किसी काम से घर से बाहर निकला। रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा जोर से रोता नजर आया। बच्चा अकेला ही था, आसपास उसके साथ कोई भी नहीं था। ये देख उस अमीर युवा से रहा नहीं गया। वो उसकी सहायता करने हेतु उसके पास गया। तब उसे पता चला कि वो बच्चा खो गया था। उसे उसके माता पिता मिल नहीं रहे थे। फिर वो उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता को खोजने निकल पड़ा। बच्चा तो बस रोए ही जा रहा था, इसलिए युवा ने उसके लिए बहुत सारी खाने की मजेदार चीजें और खिलौने खरीद लिए और फिर एक बार वो उसे लेकर उसके माता पिता को खोजने निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलने पर उसे उस लड़के के माता पिता मिल गए। वे दोनों बेचारे बहुत भयभीत होकर चिंता करते हुए अपने बच्चे को खोज रहे थे। बच्चे को देखते ही वे बहुत खुश हो गए, युवा को दुआएं देने लगे। युवा बस मुस्कुराया और वहां से घर के लिए निकल पड़ा। घर आते ही उसने क्या देखा? जिस कोने में उसने वो दर्पण रखा था, उस कोने में उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। दर्पण से इतनी रोशनी क्यों निकल रही है, ये देखने के लिए वो दर्पण के पास गया। दर्पण में देखा तो क्या, दर्पण भी चमक रहा था और उसके अपने चेहरे से भी एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अपना चमकता और उजला हुआ चेहरा देख युवा को बहुत खुशी हुई। अब उसे उस दर्पण का राज पूरी तरह से समझ में आ गया। वो दर्पण केवल औरों से अच्छा व्यवहार करने से मिलने वाला सच्चा आनंद ही दिखाने वाला दर्पण था। अब उसे ये एहसास हो गया कि महंगी चीजों की तुलना में दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो ज्यादा कीमती हैं। उसने उस बच्चे की सहायता करने का सत्कर्म किया था, इसलिए दर्पण अब उसे उसके चेहरे पर सात्विक, सच्चा और शाश्वत आनंद दिखा रहा था। तब से वो युवा रोज सुबह उस दर्पण में अपना चेहरा देखता और रोज उसे अपना चेहरा खुश नजर आता। क्योंकि अपना चेहरा रोज ही खुश दिखे, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये अब उसे भली भांति समझ में आ गया था। व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मैं जानता हूँ कि सुनियोजित रहना समय बचाता है। प्रक्रियाएं टीम के कार्यों में एक रूपता लाती है। अशोक को नए भर्ती किए हुए 5 सदस्यों का सुपरवाइजर बनाया गया।
अशोक को उन्हें काउंटर पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना था। अशोक ने भी अपना करियर काउंटर कर्मचारी के रूप में ही शुरू किया था और ये जानता था कि इनमें से कुछ प्रक्रियाएं कैसे बोरिंग होती हैं। हालांकि इन सालों में उसने कुछ ऐसी परिस्थितियों को अनुभव किया था जिसके चलते उसे इन प्रक्रियाओं का महत्व पता चल गया था। आज उसे इन प्रशिक्षार्थियों को दस्तावेजों को सही समय पर फाइल में सही जगह रखने का महत्व सिखाना था। उसको याद आ रहा था कि कैसे उसे खुद फाइलिंग करना पसंद नहीं था और ये सोचते हुए कि शायद कोई इसमें उसकी सहायता करने आ जाए, किस तरह वो कई दिनों तक फाइल करने के दस्तावेज इकट्ठा कर यूं ही रख देता था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे कई बार इस कारण डांट पड़ी थी और कैसे वो अपने सुपरवाइजर से नफरत करता था क्योंकि वो उसे इस नीरस काम करने के लिए कहता था। दरअसल उसे ग्राहकों से बात करना, उनकी यात्रा के लिए विकल्पों को खोजना पसंद था, परंतु उसे ये बिक्री के बाद के दस्तावेज संभाल कर रखने का काम कभी अच्छा नहीं लगा। वो कभी भी वो दिन नहीं भूलेगा। उस दिन वो दफ्तर नहीं आया था और उसके सहकर्मी को अमेरिका से श्री श्रीवास्तव का फोन आया था। उस फोन के अनुसार श्रीवास्तव जी ने अपना पासपोर्ट वहां खो दिया था। उनका सारा सामान जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेजों की कॉपी रखी थी खो गया था और इसीलिए वे अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। श्रीवास्तव जी ने एजेंसी में इसलिए फोन किया था ताकि वे उन्हें उनके पासपोर्ट की कॉपियां फैक्स कर दे, जिससे वे दूतावास जाकर पासपोर्ट की दूसरी प्रति बनवाने में उनसे सहायता ले सके। ये एक गंभीर बात थी, अतः अशोक के सुपरवाइजर ने उसमें स्वयं ध्यान दिया। सुपरवाइजर ने अशोक के सहकर्मी को श्रीवास्तव जी के फॉर्म और फाइल को निकालने को कहा, जिससे वे श्रीवास्तव जी को जानकारी फैक्स कर सके, जो अमेरिका में फैक्स मशीन के पास ही इंतजार कर रहे थे। अशोक के सहकर्मी ने फाइल में फॉर्म ढूंढा जहां उसे होना चाहिए था, मगर उसे वहां वो नहीं मिला। उसने फाइल में बार बार देखा मगर नहीं ढूंढ पाया। सुपरवाइजर ने अशोक के सहकर्मी को फाइल के साथ अपने केबिन में बुलाया और दस्तावेज ना मिलने पर आश्चर्यचकित हो गया। अशोक के सहकर्मी ने फिर अशोक को फोन किया, ये पूछने के लिए कि दस्तावेज कहाँ थे। परिस्थिति को समझकर अशोक ने उसे बताया कि दस्तावेज उसकी अलमारी में होंगे, मगर अलमारी की चाबी अशोक के पास ही थी। अशोक ने परिस्थिति की गंभीरता को जाना और छुट्टी पर होने के बावजूद दफ्तर के लिए निकलने का फैसला किया। वो 1 घंटे में दफ्तर पहुंचा, मगर तब तक सुपरवाइजर ने अशोक की अलमारी दफ्तर की दूसरी चाबी से खोल दी थी। उसमें से बहुत सारे दस्तावेज बाहर निकाले जो यूं ही रख छोड़े थे, और इसके पीछे अशोक का आलस ही कारण था। अशोक को नहीं पता था कि वो कहाँ मुंह छुपाए। वो अपने आलस्य को लेकर शर्मिंदा था। उसने तुरंत ही श्रीवास्तव जी के दस्तावेज खोजने में सहायता की और उन्हें अमेरिका फैक्स कर दिए। हालांकि श्रीवास्तव जी ने दस्तावेज फैक्स करने के लिए शुक्रिया किया, पर उन्होंने देरी करने के लिए खूब खरी खोटी भी सुनाई। सुपरवाइजर और अशोक के सहकर्मी ने केवल दस्तावेज को पागलों की तरह ढूंढने में पूरे 3 घंटे गंवाए थे। इसके अलावा कंपनी ने ग्राहक की नजरों में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी गंवा दी थी, क्योंकि दस्तावेज देर से मिले थे। अशोक ने अपना सबक सीख लिया था। इसके बाद उसने 1 दिन के लिए भी दस्तावेज फाइल करने की देरी नहीं की। उसकी मेज हमेशा साफ रहती थी और दस्तावेज सही जगह पर होते थे। अशोक ने अपनी ये कहानी प्रशिक्षार्थियों को सुनाई। उसने उन्हें बताया
कि उसके आलस्य ने कितनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी, और यही वो अनुभव था जिसने उसे अच्छा सबक दिया था। उसे ये उम्मीद थी कि प्रशिक्षार्थी उसके अनुभव से सीखेंगे और उसकी नीरस लगने वाले काम भी कुशलता से करेंगे। अशोक ने उन्हें समझाया कि संस्था में कुछ प्रक्रियाएं बनाई जाती है ताकि आपात की स्थिति को कुशलता से संभाला जा सके। श्रीवास्तव जी के मामले में पासपोर्ट का खो जाना आपात स्थिति थी और बिजली की गति से सहायता पहुंचाना कंपनी के लिए अवसर था। ये उस काउंटर के कर्मचारी के आलस्य के कारण नहीं हो सका जिसने फाइल करने के नियमों का पालन नहीं किया। अशोक ने समझाया कि काम में शामिल हर छोटी छोटी बात दिलचस्प हो ये जरूरी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो नीरस होती है और शायद आपको उनका महत्व भी पता नहीं होता। यदि काम की ये मांग हो कि कोई काम किसी विशिष्ट पद्धति से करना जरूरी है तो उसे वैसे ही करना चाहिए। इस प्रसंग में दस्तावेजों को ठीक ढंग से फाइल में रखना ये वो विशिष्ट पद्धति है, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। जब अशोक प्रशिक्षार्थियों को ये समझा रहा था और अपनी कहानी सुना रहा था तो वे उसकी आंखों में दर्द देख सकते थे। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था और तय कर लिया था कि वे पूरी ईमानदारी से प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे, भले ही वे कितने भी नीरस क्यों न लगे। No use of mobile in meeting. It is rude to be engaged with your mobile when someone is speaking to you. If it is something urgent and important, you must always ask to be excused to use your mobile.